नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आज के आपके साथ मुस्कान अजमानी। डेंगू, बिजली और रोजगार के मुद्दे पर आज पूरा सदन गूंज उठा। इसी हंगामे के बीच पेश हुआ अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया और ये बजट 28,760 करोड़ और 67 लाख का है। बजट में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो भी आवंटित की है। इसके साथ ही पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र के साथ ही परिधान पार्क की स्थापना के लिए भी 510 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका ऐलान किया है। और इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो भी आवंटित की है। तो आज के इस बजट में इन्हीं तमाम बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अनुपूरक बजट लाना परिपाटी है या कुछ और वजह है। क्या बड़े प्रोजेक्ट को चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरा कराना चाहती है? 2024 के चुनाव से पहले क्या यह बजट जनता को साधने वाला बजट होगा? आज इन तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आज जब अनुपूरक बजट पेश हुआ उसके ठीक बाद अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। डेंगू के मुद्दे को लेकर दोनों ही दल के बड़े नेता आपस में हमलावर नजर आए। जुबानी जंग भी देखने को मिली है। तो सपा विधायक लालजी वर्मा ने भी सदन में डेंगू का मुद्दा उठाया और साफ तौर पर एक मोटे तौर पर अगर आज की हम तस्वीरों का जिक्र करें तो 4 घंटे 16 मिनट की आज ये कार्रवाई चली है। और इस दौरान डेंगू के मुद्दे पर जो सदन है वो गूंज उठा। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने डेंगू स्वास्थ्य महकमे की तस्वीरों पर ब्रजेश पाठक पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, तो इसके साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है वो भी लगातार सवाल उठाता हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो भी काम किए गए हैं उसको भी बताता हुआ नजर आया। वो किस तरीके से धरातल पर फेल हुए हैं काम, इसका भी जिक्र आज किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। लेकिन 28,760 करोड़ और 67 लाख रुपए के इस बजट में किसानों पर खासा फोकस भी रहा है, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि बजट में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये सारी चीजें किसानों के लिए है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2024 के चुनाव नजदीक है और लाजमी है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बजट के जरिए समाज के एक बड़े तबके को अपने खेमे में लाने का काम करेगी। और यही वजह है कि आज जब यह अनुपूरक बजट पेश किया गया तो हर एक तबके का ध्यान रखा गया, हर एक तबके को साधने वाला बजट इस बजट को देखकर कहा जा सकता है। क्योंकि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ धनराशि जो है वो आवंटित की गई है। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क की स्थापना के लिए 510 करोड़ रुपए जो धनराशि है वो देने का ऐलान किया गया है। वही यूपी डेटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ यूपी के 16 शहरों में खुलेंगे आवासीय संस्कृत विद्यालय और शिक्षा के लिए जारी होंगे रुपए। तो देखिए, शिक्षा के साथ ही हर एक वर्ग को साधने वाला यह अनुपूरक बजट कहा जा रहा है। लेकिन आज उस बजट के दौरान सदन जो है वो हंगामेदार रहा। अखिलेश यादव लगातार मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमलावर रहे, तो वही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आए। जुबानी वार के बीच आज की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो 4 घंटे 16 मिनट की कार्रवाई चली और अभी इस सदन की कार्रवाई में 2 दिन का समय और शेष है, क्योंकि 4 दिन का ये समय था जब लगातार हर एक दल को चर्चा करनी थी, इस बजट पर विचार विमर्श होना था। और आज सत्र का दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जो सदन है वो हंगामेदार रहा। इस दौरान योजनाओं का अंबार लगाया गया। अनुपूरक बजट के जरिए 2024 के चुनाव को साधने का एक जो पूरा प्लान है उस पर अब काम करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी जुट गई है। और देखिए, 2024 के चुनाव को क्या ये बजट साधने वाला बजट होगा? क्या बड़े प्रोजेक्ट को चुनाव से पहले पूरा करना चाहती है सरकार और अनुपूरक बजट लाना परिपाटी है या इसके पीछे की वजह कुछ और है? आज इन तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता
आरिफ हबीब जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी बतौर वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष तिवारी प्रवक्ता रालोद की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वही देवेंद्र मिश्रा नेता बीजेपी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र मिश्रा जी से करना चाहूंगी। देवेंद्र मिश्रा जी, जो 2024 का चुनाव नजदीक है और क्या बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है इस अनुपूरक बजट के जरिए सरकार? जी अनुपूरक बजट निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश सरकार जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने के संकल्प के साथ लगातार विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, निश्चित रूप से इसका प्रभाव 2024 में पड़ेगा ही। 2027 का भी खाका खींच चुका है। बिल्कुल, तो इस अनुपूरक बजट के जरिए 2027 का भी खाका खींच चुका है। ठीक है, इस पर भी हम जवाब लेंगे, लेकिन देखिए आरिफ हबीब जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज मुखर होकर चरमराई हुए स्वास्थ्य व्यवस्था और डेंगू के मुद्दे पर वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए, और जब अनुपूरक बजट पेश हुआ तो क्या आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जो बजट आया है उससे संतुष्ट हैं क्या? आरिफ जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। अनुपूरक बजट की जो चर्चा थी बजट पेश होने से पहले मीडिया के माध्यम से कि 40,000 करोड़ का होगा, तमाम एक्सप्रेसवे कनेक्ट किए जाएंगे, तमाम ये योजनाएं होगी, वो योजनाएं होगी, 26,000 करोड़ का बजट ला करके एक तो निराशा हाथ में। पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बजट पहले पेश हुआ था इसके पूरक ये अनुपूरक बजट लाया गया, उन योजनाओं की क्या समीक्षा हुई कि उन योजनाओं को क्या समय के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण तरीके से कंप्लीट किया गया है? अगर किया गया है तो मुझे बताएं। स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से जनहित के मुद्दे पर सदन में बात कही है, आप बताइए। सरकार कहती है कि हमारा रेवेन्यू डबल हो गया है, तो फिर गन्ना किसानों का बकाया क्यों है? गन्ना किसानों की 2 गुनी आय करने की बात की गई थी, जो बकाया वही नहीं दे रहे हैं, तो आय कहाँ जा रहा है? तो ऐसे बजट से जनता को कोई फायदा नहीं होगा। केवल जबानी बात करने के लिए लाया गया बजट को, जिससे जनहित को कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछला जो वित्तीय वर्ष था अनुपूरक बजट लाया गया था 35,768 करोड़ का, और जो इस वक्त लाया गया वो 26,760 करोड़ का। पिछले बजट से भी ये 7,000 करोड़ का कम अंतर है, कम है। तो ऐसे में निराशा हाथ लगी है। सत्ता पक्ष कुछ करना नहीं चाहता है। अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं। आरिफ जी, आप कह रहे हैं निराशा हाथ लगी है, लेकिन वही दूसरी तरफ देवेंद्र जी कह रहे हैं हमने तो 2027 का भी खाका खींच दिया इस अनुपूरक बजट के जरिए। 2024 तो छोड़िए, वो 27 तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि 2014 के बाद से ही हिंदुस्तान भारत आजाद हुआ है, उसके बाद से ही सारे एम्स, IIT, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब उन्हीं के जमाने में बनी है। उनकी बात अगर आप करेंगे, जबकि एक भी यूनिवर्सिटी नहीं गिना सकती, एक भी सरकारी संस्थान ऐसे नहीं गिना सकते राष्ट्रीय स्तर पे जिसको कहा जाए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया। सब उनकी सरकारों ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बजट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। पिछले बजट का भी कोई अभी तक समीक्षा नहीं हुई है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उन योजनाओं की वस्तु स्थिति क्या है, उसका भी, उस पर भी डिबेट होना चाहिए। और उन योजनाओं के बारे में भी मैं समझता हूँ कि आपको बात करनी चाहिए, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसका भी जवाब देवेंद्र जी से लेंगे, लेकिन देखिए सुनील त्रिपाठी जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बैठे हैं। देखिए सुनील जी, 2024 का चुनाव सर पे है, ऐसे में अनुपूरक बजट भी ये जो योगी सरकार लाई है उसमें हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ लाई है, हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस अनुपूरक बजट में खास है। और बजट की महत्वपूर्ण बातें मेरे हाथ में है कि बजट में हर एक वर्ग के लिए क्या है। क्या ये 2024 को साधने वाला बजट है क्या? देखिए मुस्कान जी, सरकार जो भी सत्ता में होती बजट लेके आती है तो आगामी चुनाव का भविष्य भी उससे जुड़ा होता है। अगर जनता के हितों की बात होगी तभी तो जनता दोबारा उसको वोट देगी कि नहीं देगी, बताइए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि बजट बहुत अच्छा लाए हैं, बहुत हितकर हैं, लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है
कि जो ये जलधारा बही है ये मुख्य धारा तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। किसानों के लिए जो बजट आया है बहुत अच्छा आया है, लेकिन मुस्कान जी यहां भी यही प्रश्न उठ रहा है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में कृषि निदेशक की नियुक्ति नहीं हो पाई है और राजशेखर जी को टेम्पररी रिचार्ज दे दिया गया है। इधर गेहूं की बुआई शुरू हो गई है, धान की खरीदारी शुरू हो गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी को 5 कृषि निदेशक वहां बैठे हुए हैं, आज भी एक निदेशक ढूंढने नहीं मिल रहा है। तो आप किसानों क्या हित की बात करें, कैसे काम चलेगा, मेरी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो डायरेक्टर होता है मुस्कान जी, वो डीओ, डीडी, जेडी, उसके बाद डायरेक्टर होता है। मतलब किसान के हर पहलू से वो वाकिफ होता है कि आप किसान को क्या चीज की आवश्यकता है, कैसे हम उस तक सामान पहुंचाएं, व्यवस्थाएं पहुंचाएं। लेकिन जब ब्यूरोक्रेट्स बैठ जाएगा इसने मुस्कान जी, तो ब्यूरोक्रेट्स के उत्तर प्रदेश में क्या हाल है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। मनोज सिंह जैसे आईएएस 36 विभाग दे दिए गए, जैसे लग रहा है उत्तर प्रदेश कोई आईएएस दूसरा रह ही नहीं गया है। अब ये सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है, ये उनका अपना लुक है। लेकिन अगर वास्तव में किसानों के हितों के लिए जितना पिटारा खोला है मुख्यमंत्री जी, इतना पहुंच जाए, किसानों की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। लेकिन राजा ने दिया 1 रुपया, भिखारी मिल रहा 5 पैसे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर कि जितना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिटारा खोला है शायद किसी सरकार ने नहीं खोला होगा, लेकिन जितना सरकार पैसा लूटा गया है इसने, वो मुस्कान जी, उतना की सरकार में लूटा भी नहीं गया है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रखर जी, जी जी, जो स्वास्थ्य बजट आया है सबसे ज्यादा दुर्दशा किसकी है मुस्कान जी? स्वास्थ्य विभाग की, कृषि विभाग की। और दोनों विभाग जनता जुड़े हुए विभाग है, वो कोई आज की नई बात नहीं है। सत्ता बदलती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन हमको व्यवस्था वैसे नजर आती है। लोहिया से लेके मेडिकल कॉलेज तक आप चले जाइए, एक मरीज को भर्ती कराने में छींके आती हैं। लोग हमको फोन करते हैं, हम वहां के बीसी फोन करते हैं, प्रॉक्टर फोन करते हैं, जवाब मिलता ही नहीं है। अगर फोन उठा भी तो बेड नहीं है। ये व्यवस्था है। सरकार इतनी सेवाएं दे रही है, उसके बावजूद वहां तक सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो सरकार क्षमता मानी जाए या अक्षमता मानी जाए, ये एक यश प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। लगातार देवेंद्र जी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क प्रखर श्रीवास्तव जी से चाहूंगी। प्रखर जी देखिए, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाला ये बजट लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि ये बजट बहुत बड़ा बजट है, लोगों की कसौटी पर खरा उतरने वाला बजट है। क्या इस बजट को देखकर वाकई आपको लगता है? नमस्कार मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बार योगी सरकार के द्वारा एक बजट लाया जाता है और उस बजट को बढ़ाया जाता है। और ये जो बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, तो हर सरकार लाती है, योगी सरकार थोड़ी लाती है। जो सरकार सत्ता में रहेगी लेके आएगी। ठीक है, देखिए मैं आपसे मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन करना चाहता हूँ कि बीच में ना बोले। अगर मान्यवर मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता तो बगल में आप देवेंद्र मिश्रा जी हैं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। ठीक है सुनील जी, ठीक है सुनील जी, एक एक करके बोलते हैं, बताइए। सुनील जी, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। मैं आपकी जानकारी ले कह रहा हूँ मेरे मित्र, बाकी इनको बोलना नहीं, आप बोलिए, आराम से बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। ठीक है प्रखर जी, बातों को रखिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्रखर जी बताइए। देखिए, हर साल की तरीके से ये बजट नए लाते हैं और आपको मैं हकीकत बताऊं, आधे से ज्यादा जो बजट है इनके योगी जी के मंत्री द्वारा अभी तक खर्चा ही नहीं करा गया है। ये मेरे पास एक एक आंकड़े रखे हुए हैं, मैं एक एक आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि इन्होंने बजट का कितना प्रतिशत कहाँ खर्चा करा है। ठीक है, चाहे आप बिजली व्यवस्था पे ले लो, इनको ये बजट लेकर आते 54,420 करोड़ रुपए का खर्चा कितना हो पाता है? 32,873 करोड़ रुपए का ये बजट लाते हैं प्राथमिक शिक्षा का, जिसका सिर्फ 80% ही बजट खर्च कर पाते हैं। ग्राम विकास का बजट में बता रहा हूँ, सिर्फ 50% बजट खर्चा होता है मुस्कान जी। पंचायती राज में ये 92% खर्चा कर पाते हैं। गृह पुलिस के उसमें विभाग में 59% से बजट ही खर्चा कर रहे हैं। देखिए, बजट बढ़ाना, बजट बड़ा करना तो बड़ा आसान होता है, मगर उसको खर्चा करना, उसके लिए नियत चाहिए, उसके लिए इनको एक आइडियोलॉजी चाहिए, इनको एक वे चाहिए, एक थिंकिंग चाहिए कि किस तरीके से ये जनता का विकास कर पाए, उनको डेवलपमेंट की राह पे ले जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए 2024 का चुनाव सर पर है।
धरातल पे भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का कोई काम तो करा नहीं है। आम आदमी पार्टी के 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करते ही हमने जैसे ही हम राजनीति में आए, हमने राजनीति का ट्रेंड बदल दिया। आते ही हमने स्वास्थ्य बात करने, भारतीय जनता पार्टी भी स्वास्थ्य बात करने लग गई। हम मैनिफेस्टो में अपने मैनिफेस्टो में लेकर आते, हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। भारतीय जनता पार्टी देख के उसको कॉपी कर लेती है कि हम भी किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, हमको वोट दीजिए। देखिए, ये सिर्फ कॉपी करना जानते हैं, मगर धरातल पे इसको किस तरह लाना है, इनको अभी अरविंद जी से क्लासें लेनी पड़ेंगी, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो। ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, यहाँ तमाम बड़े आरोप आप पर लगाए गए हैं। जिस तरीके से आरिफ हबीब जी ने कहा कि आप जो पुराना बजट लेकर आए थे, आपने जो योजनाओं में पैसा खर्चा किया उसकी आपने समीक्षा नहीं की, ऊपर से आप ये दूसरा अनुपूरक बजट आखिर क्यों ले आए? क्या पुरानी योजनाओं की समीक्षा की गई? जी, पुरानी योजनाएं नहीं कर पाए हैं, अभी समय बीता नहीं है, खर्चा भी नहीं हो पाया है। 50 समय बीता नहीं है अभी। मैं काबिल मित्र को बताना चाहता हूँ कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो 85%, 59% और जो 70% की बात करें, ईमानदारी की सरकार समाजवादी पार्टी होती तो 90, 98, 95% काम हो चुका होता है इनका पेपर। मैं एक बात बिल्कुल साफगोई से कहना चाहता हूँ, अभी आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे आपके काम अच्छे हैं, हम उससे कभी कोई बात नहीं करते, और अच्छा करिए आप, आपकी लोकप्रियता बढ़े, इसके लिए आपको काम करते रहना चाहिए, जैसे हम भी कर रहे हैं। आज पूरे देश की जनता हमको मैंडेट दे रही है, हमें बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार है हमारी। ये हमने कहीं कोताही नहीं बरती, जनहित को सर्वोपरि रखा, जनादेश को सब्र बैठा के रखा, जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरने का हर परीक्षा पास कर रहा हूं। आप उठा के देख लीजिए 2014 से लेके 2024 तक के प्रत्येक चुनाव परिणाम इस बात के द्योतक हैं कि जनता ने जो हमसे अपेक्षाएं की, जो हम पे भरोसा करते हैं, हम उस पर खरा उतर रहे हैं। हमारे विकास कार्य इनको दिखेंगे नहीं, विपक्ष में बैठे हैं। ठीक है। ये सच है कि जो भी सरकार में दलें होती हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा, संरक्षा, विकास कार्य। मैं ये नहीं कहता किसी ने विकास कार्य नहीं किया या काम नहीं किया, किया लोगों ने, लेकिन कहीं न कहीं हम बेहतर हैं, जिसका परिणाम सामने है। ठीक है, लेकिन देवेंद्र जी, आपने मेरे सवाल का और आरिफ हबीब जी के आरोपों का जवाब नहीं दिया कि क्या जो पुराना बजट आप लाए थे, जो हर योजनाओं में बजट आपने लगाया, पैसा लगाया, उसकी समीक्षा की गई? क्योंकि सुनील त्रिपाठी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं ना, वो लोगों तक योजनाओं का पैसा पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, हम उंगली उठा सकते हैं किसी के ऊपर, विकास कार्य जो हो रहे हैं उसकी नियमित समीक्षा होती है, कहाँ हमें पैसा और कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ अछूता रह गया है, कहाँ हमको पैसे का यूटिलाइज करना है, इससे पूरी निगाह है। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने पूरी कोर टीम के साथ नियमित बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं, क्लास लेते हैं और समय की सीमा निर्धारित करते हैं कि आपको इतने दिन में ये काम करके देना है। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, आवासीय, जो भी आप जिधर देखें, बिजली के परियोजनाओं को आप देखिए उठा के, आप किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता देखिए, कौन सा क्षेत्र छूता रह रहा। 60 साल से के ज्यादा की उम्र की महिलाओं को रोडवेज में फ्री का कर दिया यात्रा। ये काम नहीं है क्या जनहित का? ये मातृ शक्ति को स्वावलंबी बनाना, मातृ शक्ति की सुविधा देखना, उनको हम कितना मजबूत कर सकते हैं, उनको हम कितना मना स्थिति उनकी मजबूत कर सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं। युवा हो, महिला हो, पुरुष, सबके लिए सरकार काम कर रही है। और ये अभी प्रतीक्षा करें, अभी तो हमारी पारी जो उत्तर प्रदेश की दूसरी है, अभी उसे अभी 6 महीना हुआ, आगे आगे देखिए होता है। ठीक है, ये मुंगेरी लाल के हंसे सपने देखने वाले देखते रहे सपने, हम तो सिद्ध करके दिखाएंगे।
विकास बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तभी तो आपने एकदम जिक्र कर दिया 2027 का भी खाका अनुपूरक बजट में पेश जी। करते। लेकिन देखिए आरिफ हबीब जी, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जनहित का काम है, ये तो हम जनहित के लिए अनुपूरक बजट लाए हैं, फिर इससे इतना गुरेज क्यों, परेशानी क्यों? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे मायावी होते हैं। अभी लखनऊ के अंदर सांसद का बेटा अस्पताल में मर गया और आप कहते हैं कि हमारी सेवाएं बहुत अच्छी। हमारा काम इनको दिखता नहीं है। जब हम इनको आईना दिखाते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि आपने अपनी सरकार में क्या किया था। तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब जवाब होता है। जिस लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकार में बनाया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, बहुत कम समय में बनाया। ठीक है। मैं जौनपुर शहर का रहने वाला हूँ। जौनपुर शहर में 40 साल से एक पुल का, गोमती के दोनों पुलों के बीच में एक पुल का की मांग चल रही थी जनता के लिए। जाम बहुत लगता है, आज भी लगता है, पहले भी लगता था। उस पुल को जब 2003 में हमारी सरकार आई, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने डीएम अनुराग यादव जी को बुला करके कहा कि किसी भी कीमत पे जौनपुर में मुझे पुल चाहिए और 7 महीने के अंदर जनता को हमें समर्पित करना। और उन्होंने 7 महीने में जनता को समर्पित किया, जो 40 साल से मांग चल रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं जिनके ऊपर आज योगी सरकार फख्र करती है, जब स्टेडियम में भारत इंटरनेशनल मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो हमारी सरकार, हमारी जनता, हमारे प्रदेश के लोग बड़ा फख्र करते हैं। वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। आप आलमबाग का बस अड्डा देख लीजिए, पुलिस का मुख्यालय देख लीजिए, हमारे तो काम आज भी बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम नहीं दिखता है, भ्रष्टाचार दिखता है। और भ्रष्टाचार अपना नहीं दिखता है, दूसरे का चलिए, दिखता है। लेकिन आरिफ वो हबीब भी जी, फर्जी आरोप लगाते हैं। अनुपूरक बजट के जरिए ये भी तो जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, फिर क्या इससे गुरेज है क्या आपको? कोई तकलीफ है क्या अगर ये जन कल्याणकारी योजनाओं पर बात करेंगे तो? कहाँ है बजट? डेंगू को लेकर के पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाया। स्वास्थ्य सेवाओं को जो बजट दिए गए थे, कहाँ गए वो बजट? हमारे प्राथमिक पाठशालाओं को शिक्षा में आप देखिए, वहां पर जानवर खड़े मिल रहे हैं, पढ़ाई के बजाय वहां पर जानवर खड़े हुए मिल रहे हैं। उनकी व्यवस्था क्या है? आप ये बताइए कि एम्बुलेंस 108 के अंदर कभी कभी देखने को मिलता है आपके माध्यम से कि गाड़ी पे पेट्रोल नहीं है। हमने 108 दिया था, 100 नंबर की गाड़ी को हमने दिया था। महिलाएं प्रदर्शन कर रही, उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है। जो अपराध को, न्याय को कंट्रोल करने का प्रतीक हुआ करती थी, उसमें से खींच के अपराधी जो है किसी की हत्या कर दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कहाँ बजट जा रहा है? इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन योजनाओं को पहले लाई थी, जिनके पूरक में यह अनुपूरक बजट लाया गया, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि वो बजट पास हुआ कि नहीं। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी प्रवक्ता ने बताया ये कह रहे हैं कि किस समीक्षा विभाग में की कितने गई है। बजट पैसे ठीक है, लेकिन देखिए आरिफ हबीब जी, देवेंद्र जी कह रहे हैं समीक्षा करने के बाद ये अनुपूरक बजट आया गया, हमने पूरी समीक्षा की है, तब इस बजट को हम लेकर के आए हैं ताकि जो जनता के विकास कार्य है उसे अमली जामा भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बेटा, उसको इलाज नहीं मिलता है, वो मर जाता है। कैसी समीक्षा है? मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, देवेंद्र जी से इस पर भी जवाब लेंगे। ठीक है, देवेंद्र मिश्रा जी से भी इस पर जवाब लेंगे। लेकिन देखिए सुनील जी, लगातार जिक्र किया जा रहा है कि जो तमाम अनुपूरक बजट के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जो काम छूट गए हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, अगर हम उसको करा रहे हैं तो उससे गुरेज किस बात का है? और लाजमी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा है तो फिर इस पे तो विपक्षी दलों को साथ खड़े होना चाहिए। देखिए मुस्कान जी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि बजट बहुत अच्छा है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छा है, लेकिन समस्याएं यही है कि बजट का कितना क्रियान्वयन होता है। आप देखिए 31 मार्च को जितना काम साल भर में नहीं होता किसी सरकार को, बीजेपी नहीं, आपने पूर्व सरकारों में देखा होगा कि जनवरी से और मार्च तक जितना फंड का उपयोग होता है, कार्य दिखाई पड़ता है, अगर वही एक्चुअल पूरे साल भर में किया जाए तो मेरी समझ बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अफसर लूटने के चक्कर में मार्च में देखिए 31 मार्च को पूरे दिन ऑफिस खुलता है, चाहे जिसी सरकार रही हो। और मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए, 5 लोग बैठे हुए हैं। 31 मार्च को ऐसा काम होगा जैसे लग रहा कि पूरे सारे अधिकारी एक ही काम में लग गए। 31 मार्च को सारा काम करके फिनिशर चले जाएंगे, क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग होती है हमारी फाइनेंशियल ईयर की, और उसमें जल्दी से हमने पौने इधर उधर कर करके बजट खत्म किया, नहीं हुआ तो सरेंडर कर दिया बजट।
ऐसा हर गवर्नमेंट में देखा है 35 सालों में। सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए, जो फंड हम दे रहे हैं आपको, इसका सही ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए, और अगर वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो संबंधित अधिकारी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, जिस पैसे को हम दे रहे हैं वो पैसा सरकार का नहीं है। लेकिन सुनील जी, क्या वाकई में क्रियान्वयन हो पा रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, इस गवर्नमेंट में मैं मुख्यमंत्री से पूर्ण संतुष्ट हूं, लेकिन अफसोस यह है कि ब्यूरोक्रेट्स ने इनको इतना घेर लिया हमारे योगी जी को कि शहर जल रहा है, कहे नहीं साहब ये तो बिजली को जला रहा है। मुझे तो अब ऐसे ही लगने लगा कि 24 चुनाव नजदीक आ रहा है। ब्यूरोक्रेट्स, यही ब्यूरोक्रेट्स मुस्कान जी भारतीय जनता पार्टी डुबाने में लगे हैं। इन्होंने ही समाजवादी पार्टी डुबाया, नहीं तो हबीब भाई जो कह रहे हैं अखिलेश ने कम काम नहीं किया है, जो गिनाया है इन्होंने ये सत्य है। इसको कोई पत्रकार, कोई आदमी विपक्ष भी नहीं कह सकता है। 108 सेवा किसने दिया? अखिलेश जी की देन है। आज इकाना स्टेडियम बना, किसने दिया? तो जो काम हुआ या हमारा लोक भवन बना, हम भी बैठते, मुख्यमंत्री बैठते हैं, पत्रकार बंधु हमारे बैठते हैं, तो आज किसकी देन है? लेकिन अफसोस इस बात का है कि वही ब्यूरोक्रेट्स, चंद ब्यूरोक्रेट्स अखिलेश जी को घेरे और सत्ता को किनारे कर दिए। बसपा गवर्नमेंट आई, यही चंद ब्यूरोक्रेट्स वहां पहुंचे, बसपा किनारे कर दिए। कारण है सत्ता बदलते ही गिरगिट तरह चंद ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो अपना काया बदल देते हैं और जाके शरणागत हो जाते हैं। अरे मेरा कोई दोष ही नहीं था, अब तो साहब जो बताओ मैं आपके लिए करूंगा। ठीक है। हमारी एक सोच है और निवेदन मुख्यमंत्री से है कि अभी बहुत समय है, इन चाटुकार ब्यूरोक्रेट से बचिए, क्योंकि सत्ता में तो बैठे हैं और सत्ता में बैठने के बावजूद भी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी मानसिकता राजनीतिकों जैसी है कि हम भाजपा विराजमान है लेकिन हम सपाई हैं, हम भाजपाई बसपाई हैं। उनसे सरकार को होशियार रहने की बहुत जरूरत है और यही कारण है मुस्कान जी। जैसे गन्ने की बात करिए, योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं सराहना करता हूं। आज किसी किसान का गन्ना अगर खेत जल रहा हो बता दीजिए। मैं पत्रकार भी हूं, किसान भी हूं। उत्तर प्रदेश में ये ऐसी स्थिति होती थी कि जुलाई के आते आते कीड़े लग जाते हैं काटने वाले गन्ने खेत में, हम लोग मुस्कान जी घुस नहीं पाते, लेबर नहीं घुस पाता था और गन्ना जलाने तक स्थिति आ गई। हमारे 5 मित्र बैठे हैं, अगर मैं गलत करा बता दीजिए। आज ये जरूर पेमेंट लेट हो रहा है, लेकिन किसान का गन्ना खेत में जलाने की स्थिति नहीं है। फैक्ट्रियों को लेना उनकी बात है, पेमेंट भले लेट हो। अब आइए बुराइयों की तरफ। जो यहां ऐसे हमारे नेता आ गए हैं किराए वाले, जो अपनी पार्टी छोड़ के आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें एक दो को मैं नाम गिना दूं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी देख लिए, पशुपालन विभाग, गन्ना विभाग, इनमें इतने घोटाले हुए कि जब अधिकारी रिटायर हो गए तब उसकी जांचें शुरू हुई हैं। मुस्कान जी एक सेकंड में आपको बोलूं, गन्ना विभाग में सबसे ज्यादा गन्ना विभाग किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और कई क्षेत्रों में जहां गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, प्रदेश के विकास में किसान सहयोग करता है। गन्ने का यह हाल है कि उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल बना है जिससे परचेज किया जाएगा दवाओं कीटनाशियों को, और ये आपकी कीटनाशी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, पेस्टिसाइड है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पोर्टल बना दिया है कि जो भी परचेज होगी इसी माध्यम से होगी। लेकिन यहां के ब्यूरोक्रेट्स की इतनी चमड़ी मजबूत है कि पोर्टल, जेम पोर्टल से न लेकर के सीधे परचेज कर रहे हैं। और अगर डीसीओ से आप बात करो तो कहता मैं क्या करूं, ये तो सोसाइटी वाले रह रहे हैं। अरे कप्तान जिले में कह दे कि मर्डर हो रहा है, एसओ जाने, मैं क्या जानूं, तो क्या उत्तरदायित्व आपको वहां है? आपको हट जाना चाहिए नैतिक आधार। लेकिन देखिए सुनील जी, ब्यूरोक्रेट्स किसानों के साथ शायद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान न हो, एक नैनो यूरिया आ गई है, वो डीएपी के साथ जबरदस्ती ला दी जा रही है कि अगर डीएपी तब मिलेगी जब आपको नैनो यूरिया मिलेगी। नैनो यूरिया के लिए दिल्ली में साइंटिस्ट ने भी लिखा कि ऐसी यूरिया किसानों के लिए कैंसर जैसी घातक है, लेकिन जबरदस्ती परोसा जा रहा है। शायद ये गन्ना मंत्री जान रहे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते तो ये नैनो यूरिया किसानों जबरदस्ती ने दी जाती। लेकिन सुनील जी, आप ब्यूरोक्रेट्स पर लगातार जिक्र कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष है भाई, सत्ता तो बीजेपी के पास है। ब्यूरोक्रेट्स पर नजर रखें ना कि क्या कर रहे हैं। अच्छा मुस्कान जी, आप बताइए, आप अच्छे कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में रही हैं। ब्यूरोक्रेट्स, हम सरकार नहीं चलाते हैं, सरकार तो ब्यूरोक्रेट्स चलाता है, अफसर चलाते हैं और नौकर चलाते हैं। नेतृत्व तो हमारा रहता है कि हमारा आईएएस, हमारे अफसर, हमारे अधीनस्थ कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी मेरी है, मतलब मेरी मानी सरकार की है। लेकिन अब ब्यूरोक्रेट्स अगर डुबाने में ही लग गया है और सरकार नहीं ध्यान दे रही है, तो एक बाबा ने लिखा है, जो सुन समुझ अनीत रत, जागत रहा जो सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे चंद ब्यूरोक्रेट्स बैठ गए हैं जो हमारे मुख्यमंत्री को अंदर पसंद नहीं करते, किसी कीमत पसंद नहीं करते हैं, और वही ऐसा कार्य करके जनता दूरियां बना रहे हैं।
ठीक है, देखिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी इस वक्त हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी देखिए, यहाँ बहुत अहम हो जाता है आपसे 2024 के ये 2024 से पहले ये जो अनुपूरक बजट बीजेपी लाई है, इसके जरिए वाकई जनता को साधने का तो प्रयास किया गया है, लेकिन इस बजट की बड़ी बातें क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। वो कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, योजनाएं निश्चित तौर पर मुस्कान जी जो है वो जनता के हित के लिए होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार रहो, जब भी बजट आता है तो वो जनता को दिमाग में रख कर लाया जाता है कि हमको जनता को हम कितना फ़ायदा दे सकते हैं और उन योजनाओं के माध्यम से हम जनता से कितना फ़ायदा ले सकते हैं। ये गिव एंड टेक का एक सौदा होता है जिसको बजट बोला जाता है, और इसका तभी तमाम राजनीतिक पार्टियों और जनता को भी इसका इंतज़ार रहता है। तो अभी जो अनुपूरक बजट की बात हो रही है, निश्चित तौर पर इसमें जनता को लोक लुभावने वादों के लिए और जो भी चीज़ें हैं जनता को हम अच्छी तरीके से सरकार दे सकती है और जिनका फ़ायदा सरकार ले सकती है, तो ये वही वादे हैं। और इसमें कोई बहुत विपक्ष को इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी लोग करते हैं। ये बजट जो है इसको आज हम लोग एक जैसे जो लॉलीपॉप वाली बात होती है उस तरीके से देखते हैं हम लोग कि उस तरीके से ही देखा जाता है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए कि जो बजट अभी आया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, ये बजट आया है, बहुत अच्छा बजट है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो जनता के लिए ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जनता को लाभ देने वाली हैं। ठीक है, यानी कि माना जाए कि ये जो बजट है ये हर एक वर्ग को एक साथ साधने के लिए जो है बहुत ही अच्छा एक अनुपूरक बजट माना जाए साफ तौर पर। आरिफ हबीब जी, आप इस अनुपूरक बजट पर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, जब आपकी सरकार होगी तब आप भी अनुपूरक बजट लाए होंगे ना? लाए थे कि नहीं आरिफ जी? ये तो प्रक्रिया है। बिल्कुल प्रतिक्रिया। तो फिर आज इतनी परेशानी क्यों? किस बात को लेकर आप सदन के अंदर भी हमलावर रहे, सदन के बाहर भी प्रदर्शन करते रहे, काले कपड़े पहनकर आप सदन के अंदर पहुंच गए? देखिए मुस्कान जी, सत्ता पक्ष का अपना अलग स्थान होता है और विपक्ष को लोकतंत्र में जनता की आवाज मानी जाती है। और जो व्यवस्थाएं पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी की रही हैं, आप बताइए कि सड़कों पर सांड से कितने लोग मर गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जितनी बार भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उतनी बार उन्होंने सरकार को जगाने का काम किया। अस्पताल में ठेलिया पर, साइकिल पर, कंधों पर शवों को, बीमारों को ले जाने का वीडियो और फोटो वायरल किया, सरकार को जगाने का काम किया। अगर सरकार ने बजट की व्यवस्था की थी, उन बजट को वाकई में अगर जनता को समर्पित किया गया है, तो आज ये वर्तमान में स्थिति क्यों है? और अगर वर्तमान में ये स्थिति है कि जिन विभागों में बजट दिया गया था उन विभागों में अव्यवस्थाएं हैं, तो मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, मैं जनता की आवाज हूं, मैं सदन से लेकर के सड़क तक इस बात को उठाऊं। और मैं वही बात पूछ रहा हूं कि जो बजट दिया गया था पिछले अनुपूरक में, उस जो काम रह गए थे उसको पूरक करने के लिए फिर अनुपूरक लाया जाता है। तो क्या वो समीक्षा उसकी हुई कि पिछला बजट खर्च हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपके सामने विभागवार हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने बात रखी है। तो जनता का प्रतिनिधि होने के नाते विपक्ष निश्चित रूप से आवाज उठाएगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में, लेकिन आरिफ जी, देवेंद्र जी लगातार चर्चा की शुरुआत से ही कह रहे हैं कि हम हर दिन समीक्षा करते हैं कि हर एक विभाग हमारा कितना काम कर रहा है, उसके बाद ही हम सोच समझ के ये बजट लाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हम जानते हैं कि जनता का पैसा है, तो हम इसे सोच समझ के खर्च करेंगे जनता के ऊपर ही। मुस्कान जी, अगर वो समीक्षा करते तो अस्पतालों में अव्यवस्थाएं न होती, 112 की कर्मचारियां प्रदर्शन न करती, शिक्षक भर्ती को लिए सड़क पर ना आते, उनके ऊपर लाठी न सरकार चलाती। तो अव्यवस्थाएं हैं। आपने जो बजट दिए थे वो बजट हवा में उड़ गए, तो विपक्ष सवाल करेगा। ये विपक्ष की ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, इसलिए आप लगातार इस बजट पर सवाल खड़े करें। ठीक है आशीष तिवारी जी। मैं आरिफ भाई की एक बात से तो ज़रूर इत्तेफाक रखता हूं कि जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज़ होती है, ये बिल्कुल बात सही है।
लेकिन ये जो जनता की आवाज़ है ये जनता के मुंह से नहीं निकल रही है, ये बड़ी समस्या है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के मुंह से निकल रही है। क्योंकि अगर जनता को दिक्कत हो तो जनता भी इसका अगर विरोध करती कहीं दिखे तो फिर समझ में आए। बात रही जो आरिफ भाई हमारे बता रहे हैं कि सांडों से इतने लोग मर गए, तो देखिए सांडों से अगर कोई लोग मर गए, सांडों से कोई घटना हुई है, तो उसमें ये तो हम नहीं कह सकते ना कि पक्ष वाले सांड का रूप लेकर जाते हैं और वहाँ पर उठापटक करते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मान लीजिए जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनवाया, एक्सप्रेसवे पे कितनी घटनाएं हुई हैं, कोहरे में इतने गाड़ियां लड़ के जाने कितने लोग वहाँ पर मरे हैं। तो ये कोई विषय इस तरीके का नहीं होता है कि सांडों से, और मुझे नहीं लगता है कि सांड का विषय अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उठाएं तो ये बड़ा हास्यास्पद होता है कि उनको अगर सांड, चूंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं रह गया है। आज पक्ष ने कहीं ना कहीं इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं ये लोग कि ना ये भ्रष्टाचार का कहीं पर आरोप लगा सकते हैं, ना ये किसी और चीज़ का, क्योंकि सरकार हर तरीके से जो जनता की आवाज़ बनकर दिखावी रूप में बैठे हुए विपक्ष हैं उनके पास कोई नहीं है, तो वो सांडों का मुद्दा लेकर आ गए। आप देखिए, अगर ये बेरोजगारी पर कहीं पर बात उठाएं, ये गरीबी पर उठाएं, ये भ्रष्टाचार पर उठाएं तो अच्छा लगता है इस बात समझने में कि विपक्ष ने अपना कर्तव्य पूरा करा। लेकिन बड़ी हंसी की बात है कि विपक्ष के पास पक्ष ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा कि वो उठा पाए, तो अब ये सांड की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है। आरिफ भाई आपको मैं बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये रही 112 की जो घटना है, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो मैं आपको बताऊं, 112 की घटना में सत्ता पक्ष का कोई इसमें वो नहीं है कि सत्ता पक्ष की वजह से 112 की महिलाएं जो हैं, ये एक प्रक्रिया है। वहां पर जो नई कंपनी आई, उस नई कंपनी ने अपने पुराने वाली जो कर्मचारी, तो इसके लिए आप सत्ता को, आप हर चीज में सत्ता पक्ष को लाने का काम करते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है। दूसरी बात, आप शिक्षकों की अगर बात कर रहे हैं तो शिक्षक वाला भी अगर आपको मामला पता हो तो वो कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट का जैसे ही आदेश आएगा वो भी कर दिया जाएगा, और वो लगभग आने वाला है आदेश, ऐसा सुनने में मिला है। तो चूंकि विपक्ष के जो जनता की आवाज तो बनना चाहती है, लेकिन जनता कोई आवाज नहीं दे रही है, ये बात ये नहीं समझ रहे हैं, तो ये खुद जनता बनकर विधानसभा में जाकर वहां की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर काले कपड़े पहनने का काम कर रहे हैं, जबकि काला कपड़ा जो है वो आपको पता विरोध का प्रतीक होता है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं पक्ष को असली मुद्दों पर घेरना चाहिए, ना कि सांड पे, सांप पे और रोड पे वो कछुआ चल रहा है। ये सब जो चीजें हैं, ये इन चीजों से विपक्ष का जो मान और सम्मान है वो जनता की नजर में दिन और प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखिए आरिफ हबीब जी, जिस तरीके से, हाँ जी आप ही के पास आ रही हूं मैं, फिर इसके बाद मैं एक कमेंट लूंगी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। लेकिन देखिए आरिफ हबीब जी, वाकई क्या विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है क्या? जिस तरीके से जिक्र किया गया कि आप जो आवाज उठा रहे हैं सदन के अंदर, वो तो जनता की आवाज है ही नहीं, वो तो जनता के मुंह से सुनाई ही नहीं दे रही, जनता उस मुद्दे पर बोल ही नहीं रही है। तो क्या आप ही जनता बन गए हैं क्या? मुस्कान जी, मुझे बड़ी अजीब स्थिति लग रही है आशीष जी की बातों से, क्योंकि सांड से मरने वाले क्या आम आदमी नहीं है? और सांडों को कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए एक अलग घर बनाने के लिए, उनका बाड़ा बनाने के लिए सरकार ने बजट दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं आशीष जी? आप देखिए लेकिन आरिफ हबीब जी, क्या आपको नहीं लगता कि सांड के अलावा और भी मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए? आज आप लोग जिस तरीके से चर्चा में, एक सेकंड आरिफ जी, किसानों के हैं, आरिफ जी ठीक है किसानों का मुद्दा है, लेकिन हर एक चर्चा के दौरान आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप महिलाओं के लिए खड़े होंगे, आप सदन के अंदर महिलाओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उस पर बोलेंगे, लेकिन सदन के अंदर आज ये आवाज कहीं भी नहीं सुनाई दी है। आरिफ जी, महिलाओं के ऊपर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्ता से मांग कर चुका हूं कि आए दिन महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, बड़े अपराध होते हैं, और महिला अपराध में यूपी नंबर 1 पर है। इस पर भी आपसे मैं बात कर चुका हूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं। हमने तमाम मुद्दों पे घेरा है सरकार को। सदन के अंदर आज आपने बोला आरिफ जी, सदन के अंदर बोला, की आवाज है, सदन के अंदर बोला सदन आप ये बताओ, सदन जब 90 दिन की नियमावली है और सदन मात्र 2 साल में 750 दिनों में 17 दिन चलेगा, तो कितनी बातें आदमी कर पाएगा?
403 सदस्यों वाली सदन है, आप 4 दिन के लिए सदन चला रहे हो, कितनी बातें करेंगे? देखिए मुस्कान जी, मुख्यमंत्री जी एक दिन मैं के लिए यहाँ पर कंडोलेंस टोकना कर दिया, दूसरे दिन बजट पेश कर आरिफ भाई दिए। को मैं एक चीज आप बताना देखिए, चाहता हूँ देखिए, कि देखिए, जितनी देखिए, तत्परता आसिफ के जी, साथ मुझे में लगता है विपक्ष ने जो नई नियमावली आई है उसका विरोध करना का जो एक दिखाया है, अपना स्वैग दिखाया है कि फोन नहीं ले जाने देंगे, तो जितना विरोध और जितनी तत्परता के साथ में विपक्ष ने यह विरोध अगर दिखाया है, मैं कह रहा हूं कि इसका अगर 5% भी ये असली मुद्दों पर इसी तरीके से काम कर लेते तो शायद देश की और प्रदेश की जो तस्वीर है वो कुछ और ही होती, क्योंकि विपक्ष को मुद्दों मुझे से लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के पोर्टल, समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को आप शायद नहीं सुनना चाहते हैं। वो मैं लगातार सुनता हूं। जनहित के मुद्दे को उठाते रहते सर, हैं। उठाते अगर आप हैं। सुनेंगे तो कोई दिन हाँ अरे बिल्कुल भाई, मैं उठाते हैं, आपको बड़ी अब प्रमुखता बता से दूं, उठाते हैं। उठाते हैं, लेकिन वो उठाते हैं अपने घर से या फिर अपने कार्यालय से। सड़क पर जनता के लिए आपका एक व्यक्ति भी मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ट्विटर करना और बयान दे देना ये बहुत सरल काम होता है। हम लोगों ने भी धरना प्रदर्शन नहीं, किया, ज्ञापन दिया है, आपसे ज्यादा और अच्छा, जिलाधिकारी के माध्यम से आपसे ज्यादा अच्छा तो मैं सरकार तक पहुंचाने का काम मैं आम आदमी पार्टी को आपसे ज्यादा अच्छा मानता हूं। वो कम से कम रोड पर आकर संघर्ष करते हैं, और मैंने कई बार धरना स्थल पर देखा है, वहां पर बहुत भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर वहां पर मैंने पुलिस की कार्रवाई भी देखी है। तो आपसे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से तो वो लोग काम कर रहे हैं, जबकि आप मेन मुख्य विपक्ष हैं। लेकिन बड़ा समाजवादी पार्टी की बात है कि जितने आप लोग कार्यकर्ता जेलों में बंद होंगे, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के सरकार ने बंद कर रखा है, वो धरना प्रदर्शन की देन है। आप कहाँ बात कर रहे हैं? कौन सा धरना करा है आपका? लास्ट धरना आप मुझे बता दीजिए, कहां पर कौन सा प्रदर्शन आपने करा? समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, कौन सा तभी तो धरना हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन जेलों करा में बंद है? है। धरना प्रदर्शन को कैप्चर करते हो आप लोग। 112 की महिलाएं गई थी तो आपके 2 नेता वहां पर गए और उन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगे। वहां पर आपका अपना बनाया हुआ कोई मूवमेंट हो अगर, तो आप मुझे बता दीजिए। जनता के हक में आपने ये मूवमेंट चलाया है, आप मुझे एक बता दीजिए, पिछले 2, 4, 5 साल में बता दीजिए। आप पता नहीं कब की बात कर रहे हैं भाई। तो आप ये सब देखिए, बरगलाना छोड़ दीजिए। आप देखिए आपको अगर नहीं दिख रहा है आशीष जी, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो गूगल पे तमाम हमारे धरना प्रदर्शन के खबरें मिल जाएंगी आपको, अरे आरिफ जी, एक्स पर बैठकर तो मैं भी ट्वीट कर दूं क्या चल रहा है। एक्स पर बैठ के तो मैं भी ट्वीट कर दूंगा कि समाज में क्या चल रहा है। नहीं चाहते हैं समाजवादी पार्टी मुखर होकर के अपनी बातें, जनता की बातें सड़क से लेकर सदन तक कहती चली आ रही है। आप देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब एक मैं कमेंट चाहूंगी, लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए प्रखर श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से लगातार जिक्र किया अभी विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े आशीष जी, कि नई नियमावली को लेकर तो लगातार समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो काले कपड़े पहन के सदन के अंदर चले गए, नारे लगाते हुए नजर आए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। क्या इतनी तत्परता से, सक्रियता से सदन के अंदर आज जनता के मुद्दों को वाकई उठाया गया क्या प्रखर जी? देखिए, मैंने भी आशीष जी को भी सुना और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, मुंगेरी लाल वाले सपने। तो जब वो कुछ बात कह रहे थे तो मुझे एक बात याद आ गई, जैसे कोई डाकू जो है वो अहिंसा और ईमानदारी के ऊपर वचन दे रहा हो, प्रवचन दे रहा हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे तो मुझे इस तरीके का एहसास हो रहा था कि कोई डाकू है वो ईमानदारी पर और अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हूं। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से, हर एंगल से असफल हो चुकी है। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो आपकी कानून व्यवस्था हो गई, चाहे वो आपकी किसानों को लेकर होगा, हर तरीके से देश विरोधी गतिविधियों के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी का, मुझे तो लगता है कि आपके चैनल पर बोल रहा हूँ कि वो उसमें पूरी तरीके लिप्त है। काला कानून ये लेकर आते, साल भर से ज्यादा किसान आंदोलन करता है, हजारों जाने चली जाती हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के कानून में जू नहीं देता। ठीक है, लेकिन सदन के अंदर क्या आज सक्रियता से, तत्परता से सपा ने मुद्दा उठाया? चूंकि अब तो ये आपके कहीं ना कहीं सहयोगी कहलाएंगे ना, अब तो सहयोगी हुई है आपके। क्या वो मुद्दे उठाए गए जिनको वाकई आज सदन के अंदर उठाने की जरूरत थी? सदन के अंदर मैंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को सुना
उसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को ये बोला था कि पूर्व में जो सरकारें चल रही थी वो अहिंसा और डंडे लाठियों के दम पे चल रही थी। तो आज मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी डंडे पर लाठी पे अराजकता के माहौल से सरकार चलाई थी। आप लाठी डंडे अराजकता माहौल से तो चला रहे हो सरकार को, आप साथ में ईडी और सीबीआई के डंडे से भी सरकार चला रहे हो। पहले अपने गिरबान में झांको कि आप कर क्या रहे हो। अरे प्रखर जी, ये तो आपका अपना दर्द है ईडी सीबीआई वाला, लेकिन इससे फिलहाल जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता ईडी सीबीआई नहीं जानना चाहती, जनता अपने मुद्दों पर बात करना चाहती है। देखिए वो छापे क्या अगर गलत निकले हों तो उस पर बताया जाए कि भाई जहाँ पर भी छापे डाले गए वो छापे गलत निकले, वहाँ पर कुछ नहीं निकला, तो ऐसा तो नहीं है। ईडी सीबीआई और मैं आशीष जी आपको जानकारी दे दूं, आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लीजिए, उसके बाद इस मुद्दे पर बोलिएगा। 18 बार जो मुख्य आरोपी ने 18 बार बयान दिया, 18 बार में उसको माननीय सांसद संजय सिंह का नाम नहीं आता था, उसको 18वें बयान के बाद ईडी सीबीआई के सामने उसको बयान याद आता। अरे आशीष जी, इस मुद्दे को मत छेड़िए, रह करके दर्द सामने आएगा। आज मुद्दा बजट है, बजट पे रहते हैं, ठीक है। अरे प्रखर जी, बजट है ना, देखिए इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आज बजट पे रहते हैं, प्लीज आज बजट। अरे ठीक है, ठीक है, आज बजट पे रहते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, लगातार जिक्र किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मुखर होकर आज सदन के अंदर मुद्दों को उठाती हुई नजर आई है। क्या वाकई आज समाजवादी पार्टी ने एक वो अपना कर्तव्य निभाया है जो जनता उनसे उम्मीद कर रही थी, जो जनता सोच रही थी कि आज जब विपक्षी दल जाएंगे सदन के अंदर तो उनके मुद्दों पर बात करेंगे? क्या वाकई उन मुद्दों पर बात हो पाई क्या? देखिए मुस्कान जी, हमारे भाई हबीब जी बैठे हुए हैं। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में भी पत्रकारिता की और उनके नजदीक से पत्रकारिता की। नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी का युग मैं अंत मानता हूं, क्योंकि भाई हबीब जी, नेताजी की एक आवाज पर उत्तर प्रदेश पूरा हिल गया था। और उमेश भंडारी जी राज्यपाल थे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो खंडन कीजिएगा आप। ऐसा लग रहा था कि आज लखनऊ के आसपास कोई आदमी ही नहीं रह गया था, एकदम सुनसान गलियां। केवल नेताजी ने कहा था राजभवन का घेराव होगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी हमारे ऐसे नेता थे कि सरकार जड़ हिल गई, गवर्नर जड़े हिल गई। और शिवपाल जी को हमने स्वयं अपनी आंखों से विधानसभा के सामने लाठी खाते देखा है। शिवपाल जी बैठे हुए, पूछ लीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं। क्योंकि जब जनता के मुद्दों के लिए आप कोई पार्टी ट्विटर पे जाएगी, फेसबुक पे जाएगी, तो जनता भी बाय कर ले घर से कौन वोट डालने जाए, छोड़ो, हमको जिस हालात तो जीना है जी रहे हैं उत्तर भारत में। लेकिन वो दौर मैंने देखा नेताजी का कि एक आवाज पर पार्टी कार्यकर्ता और प्रदेश के लोग नेताजी की आवाज खड़े रहते थे। और मैं एक और मुस्कान याद दिलाना चाहूंगा, 26 जनवरी आती है तो मुझे स्वर्गीय मुलायम सिंह की याद आती है। जिस समय ध्वजारोहण होता था, नेताजी जा करके हर व्यक्ति से, अगर न मानिए फोटोग्राफ देख लीजिए उनके, जो लोग वहां दर्शक होते थे 26 जनवरी में सबसे मिलते थे और सबके हालचाल लेते थे, भले वो 5 मिनट समय देते हों। तो जो नेता ऐसा कार्य करेगा, जनता हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अगर अखिलेश जी ऐसा कार्य करते हैं तो क्या, और विपक्ष में हैं भी, तो जनता उनके साथ भी खड़ी रही। लेकिन अगर ट्विटर पे और फेसबुक पे आप चलोगे तो अब जनता बहुत नजदीक से देख रही है कौन पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है। अरे नहीं सुनील जी, जनता पब्लिक है, सब जानती है, वो भी लाइक और कमेंट करके छोड़ देती है, फिर वहीं पे छोड़ देती है। और मुस्कान जी 2 मिनट में आपसे और लूंगा। हमारे भाई आशीष जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, किसानों पे मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आए जे मैं फार्मर, और फार्मर की स्थिति देख करके मैं चर्चा कर रहा हूं कि जितना किसान जानवरों से परेशान है, मुस्कान जी किसी से परेशान नहीं है। और जानवर जितना तारों से परेशान है उतना कभी परेशान नहीं हुआ है। सड़कों पे जाइए, जो तार की व्यवस्था की है किसान ने, क्योंकि मजबूरी है, किसान या तो खुद मरे या जानवर बचाए या बच्चे बचाए अपने। ऐसी स्थिति में किसानों ने अपने खेत के आसपास ऐसा कटीला तार लगा दिया है कि जानवर भूख से व्याकुल होकर के फांदता है, क्रॉस करता है। और इस मुद्दे को उठाना आशीष जी को अच्छा नहीं लगता। नहीं हबीब जी, मैं पत्रकार हूं, जवाब दे दूंगा। तो मैं तो हर जो चीज मेरी समझ में आएगी, सरकार के पक्ष में हो तब भी रखूंगा, विपक्ष में हो तब भी रखूंगा। लेकिन ये मुद्दे जो हैं, इस पे आशीष जी आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप खेतीहर नहीं हैं, मैं ग्रामीण अंचलों में जाता हूँ, रात भर आदमी ठंडक में, हम आप एसी और बंगले में कम्बल सोते हैं, और किसान वास्तव में छोटा किसान है बेचारा, वो रात भर छत, वही लकड़ी की छत बना करके खेत बचाता है अपने बैठकर इन जानवरों से। और जानवरों की मजबूरी है कि पेट भूख, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो, भूख मानती नहीं मुस्कान जी।
आदमी जानवर काम करता ही करता है। बिल्कुल। तो इससे जानवर का भी नुकसान हो रहा है। और यहां देखिए, मुख्यमंत्री जी ने गो आश्रय बनाए हैं, हर जिले में पैसा जा रहा है। क्या जानवरों की स्थिति है? कई बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब अगर जानवर रोड में दिखाई पड़े तो पशुपालन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आज लखनऊ में आप देख लीजिए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं नेतृत्व में आपकी कमी आ रही है। अफसर क्यों नहीं सुन रहे हैं? जिस तरह से जानवरों को बचाया गया है, मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। अन्य गवर्नमेंट में जानवर किस तरह से काटे जाते थे, कैसे उमरते थे बेचारे, लेकिन आज अफसोस इस बात का भी है हमको कि वो तारों से कट रहे हैं, सड़क किनारे बैठे हुए हैं, कोई न डॉक्टर है न कोई देखने वाला होगा। बिल्कुल हो सकता है सुनील जी, अब ये बात भी आगे देवेंद्र मिश्रा जी आला कमान तक पहुंचाए ताकि इसका विस्तार हो जाए। आज भूसे के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई, भूसे की। भूसा किसानों के पास नहीं है, इसलिए जानवरों को छोड़ रहा। मुख्यमंत्री जी नहीं छोड़ रहे हैं, न प्रधानमंत्री छोड़ रहे हैं, जानवर को किसान छोड़ रहा, जिसके पास भोजन के लिए भूसे की व्यवस्था नहीं है। और भूसे का रेट आप पूछिए 35 रुपए 40 रुपए में, जो भूसा 15 रुपए में गांव में 5 रुपए बिकता था, आज सरकारी आंकड़ों में 35 रुपए 40 रुपए बिक रहा है और गो आश्रम तक पहुंच नहीं रहा है। तीसरी बात मुस्कान जी, मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि 112 का मैं पूरा विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। ये नीति अच्छी नहीं है। हमने 5 साल काम किया आप साथ में, अब मैं बेरोजगार ओरेज हो गया, अब हम कहां चले जाएंगे? आप तो नई कंपनी ले आए, कमीशन खाए, दूसरे चार्ज दे दिया। कर्मचारियों की क्या कमी थी? उन कर्मचारियों को ठीक है, आपने काम 112 किसी और को सौंपा, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर आया आप पास में, लेकिन जो कर्मचारी काम करते थे मुस्कान जी, उनको तो मौका मिलना चाहिए था। उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे नीडी कि जिनका परिवार उसी से पलता होगा। होता क्या है, ये भी एक उत्तर प्रदेश में सबसे अव्यवस्था लागू हो गई है सर्विस प्रोवाइडरों की। पहले सिक्योरिटी गार्ड वाले लोग काम करते थे, अब सर्विस प्रोवाइडर आ गए हैं, अपने आदमी रखते हैं। और मुस्कान जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो भर्तियां होती है सर्विस प्रोवाइडरों को, वहां 2 लाख 3 लाख 1 लाख ऐसे दे करके लोग भर्ती होते हैं। वहां निष्पक्ष भर्तियां नहीं हो रही हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुख्यमंत्री जी से जांच करा लें और देख लें। तो नहीं ठीक है। आशीष जी, मैं आपसे एक क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगी क्योंकि अब समय ज्यादा इजाजत हमें नहीं दे रहा है। मुस्कान जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आशीष जी ने भी कहा और अभी हमारे सुनील जी ने भी कहा, मैं सिर्फ बस 1 मिनट में कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी निस्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहे हैं और तमाम प्रदेश के बेरोजगार, नहीं 1 मिनट मुझे कहने दीजिए। सुनील जी प्लीज बोलिए। तमाम प्रदेश के लोग जिनकी अपेक्षाएं सत्ता से पूरी नहीं हो रही, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खुद स्वयं जाकर के मिल करके अपनी समस्याओं को उठाने की बात करते हैं। चाहे बेरोजगार हो, चाहे बुनकर हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्यापारी हो, बहुत सारे लोगों को हम लोग खुद भेजते हैं, ले करके जाते हैं समूह के तौर पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी बात कराते हैं। वो पैटर्न बदल गया है। जी मेरी एक बात करा दीजिए, मेरा करबद्ध निवेदन है, मेरी भी ये बात करा दीजिए। सुनील जी प्लीज ना सुन लेते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं व्यापार मंडल से भी जुड़ा हुआ हूँ और एक जिले का दूसरे नंबर का पदाधिकारी हूँ। मैं अपनी एक बाजार में व्यापार मंडल का गठन करने गया था और वहां शपथ ग्रहण करा रहा था। माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से जुड़े हुए वहां पर विशिष्ट अतिथि थे मेरे साथ। ठीक है। और उन्होंने अपनी बातें कही गौशालाओं को लेकर के। एक बूढ़ा वृद्ध किसान अब भीड़ में से उठ करके आया और उसने कहा कि आप नफाजी मत करिए विधायक जी, काम करने का काम कीजिए, हम अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। आशीष जी, आप कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हास्यास्पद लगता है, यह बहुत गंभीर मुद्दा। आए दिन किसी की जान जाती है, जिसकी जान जाती होगी उसके परिवार से पूछिए आप। ठीक, मैं बोल लूँ सर, इजाजत? हाँ बिल्कुल, अब आप बोलिए। देखिए मुस्कान जी, मैं पहले तो ये बता दूं कि नेता सपा जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि रोज कोई ना कोई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाता है, तो यहाँ पर ये बैठकर बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे फिर से बड़ी हंसी आ रही है कि आपके पास रोज शिक्षक भी जा रहा है, व्यापारी भी जा रहा है, सब जा रहे हैं, लेकिन न किसी शिक्षक के लिए कोई ट्वीट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा है, न किसी व्यापारी के लिए करा। इतनी समस्याओं होने के बाद भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई भी ट्वीट नहीं करा, कोई बयान नहीं आया, कोई उनका भाषण नहीं आया, कोई किसी के समस्या पर उन्होंने धरना नहीं करा, किसी की समस्या पर उन्होंने प्रदर्शन नहीं करा, जबकि इतनी समस्या वाले लोग आपके पास जा रहे हैं। तो ये फिर से एक हास्यास्पद है। दूसरी चीज जो आप घटना बता रहे हैं कि आप जहां पर गए थे इनॉग्रेशन में, वहां पर वो आए वो विधायक जी लफाजी, तो इस तरीके की समाज में घटनाएं होती रहती हैं।
आप किसी को लफाज बोलते हैं, कोई आपको लफाज बोलता है, तो उसको यहाँ पर ये डिबेट के अंदर में बड़ा महत्वपूर्ण समय विरुद्ध किसान सर थोड़ा डेकोरम सर डेकोरम। ठीक है, बोलिए। तो ये सर डेकोरम, कुछ दिखता अच्छा ही आपको नहीं है, इंग्लिश नहीं आती ना सर, थोड़ा सा अरे आरिफ ना जी, हमारे रुकिए, राष्ट्रीय रुकिए। अध्यक्ष के मुद्दे दिखते हैं, तो अब ना दिखते तो सर मैं क्या करूं? मुझे नहीं, मैं आरिफ जी, देखिए एक मिनट, मैं please, कोई please। पार्टी नहीं हूँ ठीक है आरिफ जी, रुकिए ना, बोलने देते हैं आशीष जी को। मैं कोई पार्टी नहीं हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भी जनता से ही आ रहा हूँ। अगर मुद्दे नहीं, होंगे एक तो नैरेटिव दिखेंगे। ये हो गया, एक नैरेटिव ये हो गया, जैसे एक नैरेटिव तय किया गया था। नैरेटिव नहीं, नैरेटिव जी, शायद एक मुझे लग रहा है नैरेटिव तय किया जा आपको नैरेटिव रहा है। सर, आप चूंकि पार्टी में हो, नैरेटिव आपके लिए सेट होगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, ये आपके लिए नैरेटिव सेट होगा, ये जनता के लिए नैरेटिव सेट नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं सर, दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ आपसे ज्यादा जनता अगर संपर्क में ना होगी, आरिफ सर जनता संपर्क में है, जनता के पास 47 से 2024 मौका है। 121 आरिफ जी रुक अरे जाइए, भाई आप लास्ट ऐसे नहीं। लास्ट मोमेंट चल रहा है, ठीक है, कुछ ठीक है, अच्छी आरिफ बातें जी, आ ठीक जानी है, दीजिए, आप ठीक फिर है। बोल लीजिएगा। आशीष जी प्लीज। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो इस तरीके की जो आपने बताया नेताजी लफाजी, ये सब जो चीजें हैं ये समाज में चला करती, इनको बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे अहम बात मैं बता दूं, अगर इतने ही कर्मठ विपक्ष होता तो आज वो विपक्ष में ना होता, ठीक है। बिल्कुल। 2024 का चुनाव आने वाला है, पूरी ताकत लगा लीजिए आप लोग। एक आपको फिर से मौका मिला है, 80 सीटें यहां पर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। माननीय अखिलेश जी जो हैं वो पूरी ताकत से यहां पर लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो यहां पर आएंगे नहीं। उन्होंने कहा था कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो 80 के 80 ऑप्शन आपके पास में है। जनता को समझा लीजिए, जनता को साण बता दीजिए, जनता को कटीले तार बता दीजिए, जनता को समस्याएं, शिक्षकों को, व्यापारियों को सब बता के, और 2024 में चूंकि लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो आप अपने जो नेता हैं उनको आप प्रधानमंत्री का जो आपने एक पोस्टर भी लगाया हुआ था, तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग उसको करिए। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ते हुए अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए, आज दूसरा दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया, और अनुपूरक बजट के जरिए जहां एक तरफ एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को और रफ्तार देने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल एकमुश्त होकर इसको भी एक लॉलीपॉप करार दे रही है। आज सदन के अंदर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, विपक्षी दल जहां एक तरफ हंगामा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनुपूरक बजट को झूठा दिखावा करार देते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ जब यह बजट पेश किया जा रहा था तो भी साफ तौर पर कहा गया कि जन कल्याणकारी योजनाएं जिनके लिए पैसा कम पड़ गया है, जिसको पूरा करना जरूरी है, जो कि सीधा जनता से जुड़ी है, इस योजनाओं को साकार करने के लिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। अब इस अनुपूरक बजट को किस तरीके से अमली जामा वाकई धरातल पर पहुंचाया जाता है, धरातल पर पहनाया जाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि आज जब अनुपूरक बजट पेश किया गया तो उस दौरान जो सबसे पहला सवाल था, जो नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि क्या वाकई पुराने बजट की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान क्या वाकई एक अनुपूरक बजट की जरूरत महसूस हुई है। तो अब सत्ता पक्ष के पास ये मौका है कि जब वो ये बजट धरातल पर लागू करेगी तो इसकी कैसे समीक्षा की जाती है। आज की इस डिबेट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।